सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जो विद्यार्थी एनसीईआरटी अर्थात आरबीएससी, सीबीएसई क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ज्योग्राफी क्लास 12th जिसमें मानव भूगोल के सिद्धांत आपकी बुक है, उस बुक में से तीसरा वीडियो यानी प्रश्नोत्तर वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड परीक्षा प्रश्नोत्तर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो इसमें आज तीसरा वीडियो पढ़ेंगे जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से आपके पाठ है जनसंख्या संगठन और प्राथमिक क्रियाएं, उनमें से प्रश्न है वो बनाए गए हैं और वो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने लायक हैं। व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो सबसे मोस्ट होती है, तो उन्हीं में से ये प्रश्न बनाए गए हैं। आप निश्चित रूप से अपनी कॉपी लेकर के और उसमें उतार लें। सभी विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों को अच्छा लगे, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलते हैं अपन प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज के हैं जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव भूगोल के सिद्धांत बुक में से है। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय कब हुआ? और वो हुआ था 1990 के दशक में। कब हुआ था? 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ था। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय किस दशक में हुआ? और वो हुआ था 1970 के दशक में। 1970 के दशक में। तो ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न है वो छोटे प्रश्न आने वाले हैं इस बार। 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 600 करोड़ से अधिक। कितनी? 600 करोड़ से अधिक। 600 करोड़ से अधिक यानी 6 अरब से ज्यादा। आपकी सुविधा के लिए 9610208295 इन पर व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड होते हैं। तो आप निश्चित रूप से इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं और ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप का जनघनत्व कितना है? एशिया महाद्वीप का जनघनत्व बताना है और वो जनघनत्व है 146 व्यक्ति। कितना है? एशिया महाद्वीप का कितना है? 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ 5वां प्रश्न यही छप गया है। तो जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। कितने हैं? 3 घटक है। जन्म, मृत्यु और प्रवास। कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु और प्रवास। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, इसमें से तीनों नाम दे दिए और तीसरा कोई और अलग तरह से दे दिया, तो वो आपका उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए। 18वीं शताब्दी में जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि का क्या कारण था? जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि कैसे हुई 18वीं शताब्दी में? इसका क्या कारण था वो देखना है, और वो था औद्योगिक क्रांति। उसका मुख्य कारण क्या था? औद्योगिक क्रांति से क्या है कि जनता को सुरक्षा प्राप्त हुई और जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी एवं युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। यह किसने कहा? ये लाइन है आपके पाठ में से, और उस पाठ का उत्तर आपका क्या होगा? यानी ये किसने कहा? और ये कहा था थॉमस माल्थस ने। किसने कहा था? थॉमस माल्थस ने। और कब कहा था? 1798 ईस्वी। कब कहा था? 1798 ईस्वी में। अगला प्रश्न बनता है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? कौन सा महाद्वीप है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही है? और वो रही है आपके अफ्रीका महाद्वीप की। इसकी अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक है। 2010 से 2015 के बीच का आंकड़ा है ये अफ्रीका महाद्वीप की, जो कि 2.6% सर्वाधिक वृद्धि दर रही है। प्रवास के
प्रतिकर्ष कारक बताने हैं। देखिए, एक तो अपकर्ष कारक होते हैं और एक प्रतिकर्ष कारक होते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक है वो होते हैं, एक तो राजनीतिक उपद्रव, ये छोटा प्रश्न आ सकता है, राजनीतिक उपद्रव। इसके अलावा प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु। इसके अलावा है आपकी प्राकृतिक विपदाएं, प्राकृतिक विपदाएं, और इसके अलावा है महामारियां, महामारियां, बीमारियां। और प्रवास के अपकर्ष कारण क्या है? अपकर्ष कारक देखिए, अपकर्ष कारक क्या है? अपकर्ष कारक में है रोजगार के बेहतर अवसर, यानी लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मान लो कहीं पे रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं तो लोग वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। तो रोजगार के बेहतर अवसर, अवसर। इसके अलावा आपके है, इसके अलावा है रहन सहन की सुविधाएं। ये सब प्रवास के अपकर्ष कारक है। रहन सहन की सुविधाएं, रहन सहन की सुविधाएं है। इसके अलावा जीवन और संपत्ति की सुरक्षा है। इसके अलावा जीवन व संपत्ति की सुरक्षा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक तीनों। और संपत्ति की सुरक्षा है, अनुकूल जलवायु है, ये सभी इसके कारण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बनता है, जर्मन भूगोलवेता राज्य अथवा देश का वर्णन किस रूप में करते हैं? किस रूप में करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्मन भूगोलवेता राज्य अथवा देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? जीवित जीव के रूप में करते हैं। मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया को क्या कहा गया है? मानव समाज और प्रकृति की जो प्रबल शक्तियां हैं उनके बीच जो पारस्परिक जो क्रियाएं हैं उनको क्या कहा गया है? उनको कहा गया है पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या कहा गया है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। अपनी एक कॉपी में उतार लीजिए इनको। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है? स्त्रियों की जनसंख्या, स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। ये इसका सूत्र है जो कि अपने भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है। अगला प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात क्या है? विश्व की जनसंख्या जो है इसका औसत लिंगानुपात क्या है? यानी औसत लिंगानुपात है 102 पुरुष और अनुपात 100 स्त्री। यह है इसका यानी लिंगानुपात जो है 1020,000 लगभग। विश्व में सर्वाधिक उच्चतम लिंगानुपात किस देश का है? सबसे ज्यादा जो उच्चतम लिंगानुपात है वो किसका है? वो लिंगानुपात है आपके लेटविया नामक देश का। किसका है? लेटविया का है। और वो कितना है? 85 पुरुषों पे 1000, 85 पुरुषों पे 100 स्त्रियां हैं। 85:100 का है। विश्व में सर्वाधिक निम्नतम लिंगानुपात है वो किस देश का है? सबसे कम लिंगानुपात है वो किसका है? और वो है संयुक्त अरब अमीरात का। किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का। संयुक्त अरब अमीरात का है। और वो कितना है? 100 स्त्रियों के पीछे 311 पुरुष, यानी सबसे कम लिंगानुपात है जो कि 100:311 का है, 3 गुना कम है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास सूचीबद्ध देशों में से कितने देशों का लिंगानुपात अनुकूल है? यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनके पास 139 देश ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात अनुकूल है। जो उनके पास जितने भी देश सूचीबद्ध है उनमें से 139 देश ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात अनुकूल है और 72 देश ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात प्रतिकूल है। कितने हैं? 72 देशों का
अनुपात है वो प्रतिकूल है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किया जाता है आयुलिंग संरचना दर्शाने के लिए, यानी जनसंख्या की आयु लिंग संरचना दर्शाने के लिए। प्रश्न ये भी हो सकता है कि जनसंख्या की आयु लिंग संरचना दर्शाने के लिए किस पिरामिड यानी किसका प्रयोग किया जाता है? तो जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग होता है। आगे है प्रश्न कि जनसंख्या पिरामिड का बायां भाग किसे दर्शाता है? जनसंख्या पिरामिड का बायां भाग में पुरुषों का प्रतिशत होता है। किसका होता है? पुरुषों का प्रतिशत। और दाएं भाग में स्त्रियों का प्रतिशत। दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत। भारत में साक्षरता की गणना किस आयु के महिला पुरुषों से होती है? 7 वर्ष से अधिक। साक्षरता की गणना जो है वो 7 वर्ष से अधिक आयु के महिला पुरुषों से या बालक बालिकाओं से शुरू होती है। किस आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा गया है? जनसंख्या के जो आयु वर्ग है उनमें से कौन सा आयु वर्ग है जिसको कार्यशील जनसंख्या कहा गया? और वो कार्यशील जनसंख्या जिसको कहा गया वो है 15 से 59 वर्ष की आयु। 15 से 59 वर्ष की आयु वाले 15 से 59 वर्ष की आयु वाले जो है उनको कहा गया है। व्यावसायिक संरचना में किस व्यवसाय को प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत रखा गया है? व्यावसायिक संरचना में किस व्यवसाय को प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत? प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से हैं? प्राथमिक व्यवसाय में देखो कृषि है, एक तो कृषि है, इसके अलावा वानिकी है, वानिकी यानी वन विभाग से संबंधित वानिकी, इसके बाद मत्स्यन यानी मत्स्य पालन और खनन, ये प्राथमिक है। द्वितीयक विभाग में आते हैं आपके विनिर्माण आता है। विनिर्माण के अलावा आपके आ जाता है व्यापार के अलावा परिवहन, ये सब दूसरे, और संचार, ये आ जाते हैं। तृतीयक विभाग को अगर हम लेते हैं या चतुर्थ विभाग को लेते हैं तो ये सब क्या है कि उसमें आ जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में निम्नतम लिंगानुपात का क्या कारण है? वैसे देखिए इसमें आप अपनी किताब का मिलान भी कर लें। किताब में यदि मान लो एकाध कोई छूट भी गया है तो आप उसे दुरुस्त कर सकते हैं, हो सकता है गलती हो जाए। संयुक्त अरब अमीरात में निम्नतम लिंगानुपात का क्या कारण है? उत्प्रवास है। अधिकांश संख्या में उत्प्रवास। आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कितने वर्गों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। प्राथमिक कार्य करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है? यानी खनन से संबंधित, मत्स्य मजदूरी, वो उनको कौन से श्रमिक कहा जाता है? उनको कहा जाता है लाल कॉलर श्रमिक। क्या कहा जाता है? लाल कॉलर श्रमिक। लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। पेड़ के तने का उपयोग किस रूप में होता है? पेड़ के तने का उपयोग वो होता है रबड़, गोंद व राल बनाने के लिए, चिपकने वाली चीजें बनाने के लिए। अगला प्रश्न बनता है कि पेय पदार्थ, दवाइयां और कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? और इसमें उपयोग होता है पेड़ की पत्तियों का। किसका उपयोग होता है? पेड़ की पत्तियों का। जितनी भी ये पेय पदार्थ बनते हैं, दवाइयां बनती है या सौंदर्यवर्धक वस्तुएं बनती है, तो उनमें पेड़ की पत्तियों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न बन जाता है, अगला प्रश्न है आपके कि च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहा जाता है? जो च्युइंगम होती है
च्युइंगम होती है, उसको चूसने के बाद जो शेष भाग बचता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चिक्कल। क्या कहते हैं? चिक्कल। और चिक्कल किससे बनता है? चिक्कल बनता है जेपोटा वृक्ष के दूध से। किससे बनता है? जेपोटा वृक्ष के दूध से। किससे बनता है? जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में कौन से पशु प्रमुख रूप से पाले जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में कौन से पशु प्रमुख रूप से पाले जाते हैं? और वो पाले जाते हैं गाय और बैल। गाय, बैल उष्ण कटिबंधीय अफ्रीकी देशों में। अगला प्रश्न बनता है कि भेड़, बकरी और ऊंट मुख्य रूप से कहां पाले जाते हैं? भेड़, बकरी और ऊंट वो पाले जाते हैं सहारा और एशिया के मरुस्थल। कहां पाले जाते हैं? सहारा व एशिया के मरुस्थल में। एशिया के मरुस्थल में। रेंडियर पशु सर्वाधिक कहां पाला जाता है? रेंडियर पशु सर्वाधिक पाला जाता है आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों। कहां पाला जाता है? आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में। आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में। भारत में किस समूह के लोग ऋतु प्रवास करते हैं? कौन से समूह के लोग होते हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं? मतलब ऋतु आने पर वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे सर्दी में दूसरे स्थान पर, गर्मी में दूसरे स्थान पर, वर्षा ऋतु में दूसरे स्थान पर। वो कौन से लोग होते हैं मुख्यतया? जिसमें आते हैं आपके गुज्जर, इसके अलावा बकरवाल, इसके अलावा आते हैं आपके गद्दी, इसके अलावा आते हैं बूटिया समूह के लोग एवं बूटिया समूह के लोग। ये लोग यानी जैसे जानवरों को, पशुओं को पालते हैं और पशुओं के चारागाह के हिसाब से एक स्थान बदलते रहते हैं। चलवासी पशु चारकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रों में कमी का क्या कारण है? कमी का कारण देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलवासी पशु चारकों द्वारा जो उपयोग में लाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं उनमें कमी का क्या कारण है? कमी का एक तो ये कारण है कि राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो जाना। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। और दूसरा इसका कारण है नई बस्तियों की योजना। नई बस्तियां बसाना या नई बस्तियों की योजना, जिससे जंगल काट दिया जाता है। बस्तियों की योजना। अगला प्रश्न बनता है कि 35वां यानी प्रश्न जो है, अलास्का के उत्तरी प्रदेश में सर्वाधिक रेंडियर कौन पालते हैं? और वो पालते हैं एस्किमो लोग। एस्किमो लोग, जिनके घरों को इग्लू कहा जाता है। जिनके घरों को इग्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विश्व के किन देशों में सर्वाधिक वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है? किन देशों में सर्वाधिक वाणिज्य पशुधन पालन कहां किया जाता है? तो उसमें एक तो आता है न्यूजीलैंड। इसके अलावा आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा आता है आपके अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के अलावा आता है आपके यूरुग्वे और एक आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हैं जहां पर सर्वाधिक वाणिज्य पशुधन पाला जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि कार्य किन क्षेत्रों में किया जाता है? आदिकालीन निर्वाह कृषि है वो किन क्षेत्रों में की जाती है? और वो की जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कहां की जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम एक कर्तन एवं दहन कृषि भी है। इसका नाम कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि क्यों? क्योंकि जंगल काट करके कृषि की जाती है, जंगल को जला करके कृषि की जाती है। स्थानांतरण कृषि के और भी
कई नाम है स्थानांतरण कृषि में, जैसे इसके लिए और भी कई नाम है, जैसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे जूमिंग कहा जाता है, इसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं। अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है। अमेरिका और मैक्सिको में क्या कहा जाता है? मिल्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लादांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लादांग कृषि कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि के कई नाम है। जूमिंग कृषि अपने भारत में इसका नाम है। भारत एवं श्रीलंका में सर्वप्रथम चाय के बागान किसने लगाए? भारत और अमेरिका में सबसे पहले, भारत और श्रीलंका में सबसे पहले जो चाय के बागान लगाए थे वो अंग्रेजों ने लगाए थे। अंग्रेजों ने। फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान किसने लगाए? और वो लगाए थे स्पेन और अमेरिका वासियों ने। किसने लगाए थे? स्पेन और अमेरिका वासियों ने। स्पेन और अमेरिका वासियों ने लगाए थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बनता है कि अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ का पौध किसने लगाई थी? अफ्रीका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अफ्रीका में लगाया था फ्रांस वासियों ने। किसने लगाया था? फ्रांस वासियों ने। फ्रांस वासियों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि लगभग 50 प्रश्न है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजील में कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? ब्राजील में कॉफी के बागान कहलाते हैं फजेंडा। क्या कहलाते हैं? फजेंडा कहलाते हैं। अगला प्रश्न बनता है आपके, वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल क्या है? वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल क्या है? गेहूं। क्या है? गेहूं। विश्व में डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। कौन सा है? पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप, जहां पर डेयरी कृषि है वो सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर कनाडा है। 2 नंबर पर कौन सा है? कनाडा है। 3 नंबर पर आपके आ जाता है न्यूजीलैंड। कौन सा आ जाता है? न्यूजीलैंड आ जाता है। अगला प्रश्न है कि अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है, या अंगूर की कृषि क्षेत्र की क्या विशेषता है? अंगूर की कृषि वो कौन से क्षेत्र, किस क्षेत्र की विशेषता है? किस क्षेत्र की विशेषता है? और वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशेष महत्व रखता है? कौन सा देश है जो पुष्प उत्पादन में विशेष महत्व रखता है? और वो रखता है नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड। नीदरलैंड है वो पुष्प उत्पादन में बहुत महत्व रखता है। जहां पर ट्यूलिप का फूल है, वो ट्यूलिप, जहां पर ट्यूलिप का फूल, ट्यूलिप का फूल यूरोप के सभी शहरों में यहीं से भेजे जाते हैं। ट्यूलिप का फूल है वो कहां से भेजे जाते हैं? नीदरलैंड से भेजे जाते हैं। अब आगे प्रश्न आता है कि ट्रक कृषि क्या है? देखिए, ट्रक कृषि क्या है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो ट्रक कृषि जिन प्रदेशों में किसान केवल सब्जियां पैदा कर ट्रक के माध्यम से बाजार पहुंचाते हैं, केवल सब्जियां पैदा की जाती है और ट्रक के माध्यम से बाजार तक पहुंचाया जाता है, तो इसलिए उसे ट्रक कृषि कहा गया। अगला प्रश्न बनता है कि सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता किस देश में प्राप्त हुई है? सहकारी आंदोलन को, और वो हुई है डेनमार्क में। कौन से में? डेनमार्क में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। सामूहिक कृषि कहां प्रारंभ हुई? सामूहिक कृषि है वो हुई थी पूर्व सोवियत संघ। कहां हुई थी? पूर्व सोवियत संघ में। सामूहिक कृषि में सर्वाधिक, यानी सभी लोगों का अधिकार होता है, सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं। कोल खहोज क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोल खहोज है आपके पूर्व सोवियत संघ में की जाने वाली सामूहिक कृषि का नाम। पूर्व, प्रश्न आ सकता है ये सोवियत संघ में की जाने वाली
सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि, और सामूहिक कृषि का नाम क्या है? कोलखाहोज। अगला प्रश्न बनता है कि खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्या है? और वह है धरातलीय खनन। क्या है? धरातलीय खनन। धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवृत खनन भी कहा जाता है। ये प्रश्न यदि आप याद कर लोगे तो मैं समझता हूं कि बोर्ड परीक्षा में छोटे जितने भी प्रश्न आएंगे, यानी छोटे प्रश्न याद करना बहुत जरूरी होता है, इनके उत्तर सटीक होते हैं। बड़े प्रश्नों के उत्तर तो आप लिख सकते हैं, लेकिन छोटे प्रश्नों का उत्तर सटीक होता है, तो ये प्रश्न आपको याद करने बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि बहुत अधिक आपकी मदद करेंगे ये प्रश्न, कंपटीशन तैयारी करने वालों के लिए भी, 12th बोर्ड की तैयारी करने वालों के लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।